हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगी और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से शोध अभिवृत्ति वाले यूनिट से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट 2 होगा, इस सीरीज का पार्ट 2 है ये। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको शोध अभिवृत्ति से प्रोवाइड किया था जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया था। तो उसी प्रकार से ये वीडियो होने वाली है और इसमें एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन है और उससे जुड़े डिटेल्स हैं उसको भी बताने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही साथ आपको करना क्या है कि सभी प्रश्नों को जो है अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, यानी कि आपको सभी प्रश्नों को हल करके उसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, बहुत ही कम समय में हम वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए सभी प्रश्नों का जवाब आप सभी जरूर दें। और लगे कि वीडियो फास्ट वे में जा रही है तो आप वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझें, देन उसके बाद से अपना जवाब दें। देखिए, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप अच्छे तरीके से सभी यूनिट के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं तब आप एग्जाम हॉल में जाने के बाद कॉन्फिडेंट रहते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने के दौरान। तो प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये प्रश्न बेसिकली मैचिंग वाला क्वेश्चन है जिसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें देख लेना है सूची 1 में क्या दिया गया है। तो सूची 1 में मूल्यांकन की जो विधियां हैं, कुछ विधियों के बारे में दिया गया है और सूची 2 में व्याख्यात्मक विशेषताएं दी गई हैं, यानी कि ये जो मूल्यांकन की विधियां हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं उसके संबंध में जो है कुछ बातें बताई गई हैं और उसी के साथ हमें मैच करना है। और नीचे आपको 4 विकल्प मिल जाएगा जैसा कि मैचिंग वाले प्रश्नों में होता है। और ये भी प्रश्न आपका यूजीसी नेट नवंबर 2019 का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्नों के आपने देख भी लिया है तो वीडियो को पॉज करिए, अच्छे तरीके से इसे मिलान करने का प्रयास करिए, देन उसके बाद से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। और आइए हम इसे मैच करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि प्रारंभिक मूल्यांकन, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा? तो सिंपली ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। दूसरों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना जो है प्रारंभिक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो आप इस प्रकार से भी इसे समझ सकते हैं कि दूसरे जो छात्र हैं उनके साथ जो छात्र का प्रदर्शन होता है, जिसका मूल्यांकन किया जाता है, उससे उसकी तुलना की जाती है। तो मतलब बेसिकली इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी मूल्यांकन होता है कि कितना छात्र ने सीखा है, उसके बाद से कितना अभी और हमें प्रयास करना होगा जिससे इसका लेवल अप हो जाए। फिर देखिए, बी दिया गया है सुमेक्षण मूल्यांकन, तो ये भी जो है आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। महारत के मानकों का संकेत जो है सुमेक्षण मूल्यांकन आपका होता है। और इसके साथ ही साथ गैर संदर्भित परीक्षण जो है ये तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। छात्रों की समस्याओं का निदान करने के लिए जो है गैर संदर्भित परीक्षण जो है किया जाता है। इसके साथ साथ कसौटी संदर्भित परीक्षण, तो ये जो है सुधार के लिए संभावना की पहचान जो हो सकती है उसके लिए किया जाता है। तो याद रखना है कि कसौटी संदर्भित जो परीक्षण होता है वो सुधार के लिए अगर कोई गुंजाइश या संभावना होती है उसकी पहचान के लिए कसौटी संदर्भित परीक्षण किया जाता है। तो सिंपली ऐसे आपको मैच करना था और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जैसे आपने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग वो सही आंसर हो जाएगा। तो जैसे हमने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी राइट आंसर ऑप्शन बी बताया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा और 2 नंबर यहाँ पर आपका बन जाता है, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो एक एक नंबर से बच्चे या पॉइंट में भी बच्चे जो है नेट से या जेआरएफ से जो है रह जाते हैं। तो ये अपने आप में ही सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। आइए अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले, अगर यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी आपकी अच्छे तरीके से नहीं हुई है तो यहाँ पर आईएफएस इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है स्पेशल क्रैश कोर्स यहाँ पर लाया गया है एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। और ये स्पेशल ऑफर है, क्रैश कोर्स है जिसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको समाहित करने का प्रयास किया गया है।
और ये देखिए आपको मिल कितने रुपए में रहा है, ये 100 रुपए में ओनली मिल रहा है यहाँ पर। और ये यूज प्रोमो कोड दिया गया है, इस प्रोमो कोड को आपको इस्तेमाल करना है। तो सिंपली आपको इनके वेबसाइट पर जाना है जो कि यहाँ पर दिया गया है ifsonline.com। इसके साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन भी है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका दिया गया है उस कॉन्टैक्ट नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उन कारकों की पहचान कीजिए जो संस्थानों में शिक्षण से संबंधित सकारात्मक अधिगम वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर दिए गए हैं, किस संदर्भ में दिए गए हैं, संस्थानों में शिक्षण से संबंधित जो सकारात्मक अधिगम वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं उसके संबंध में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कारक दिए गए हैं, उन्हीं की हमें क्या करना है, पहचान करना है। देन उसके बाद से नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताने का प्रयास जरूर करें। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो एक आपका दूसरा हो जाएगा, कक्षा एवं संस्थान में सहभागिता एवं खुली परिचर्चा की संभाव्यता। और इसके साथ ही साथ संस्था या कक्षा में सकारात्मक सुदृढ़ का निरंतर उपयोग। तो ये 2 जो है महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो संस्थानों में शिक्षण से संबंधित सकारात्मक अधिगम वातावरण को प्रभावित करते हैं। एक कौन सा है आपका, एक दूसरा है कक्षा में संस्थानों में सहभागिता एवं खुली परिचर्चा की संभाव्यता या संभावना, आप इस तरीके से कह सकते हैं। और चौथा है आपका संस्था या कक्षा में सकारात्मक सुदृढ़ का निरंतर जो है उपयोग। ये दोनों महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए जो भी आपका यहाँ पर विकल्प होगा जिसमें 2 और 4 दिया गया होगा वो आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो ऑप्शन डी जिसमें 2 और 4 यहाँ पर विकल्प दिया गया है कथन का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने राइट आंसर दिया होगा, मुझे पूरी तरीके से भरोसा है आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही है और आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट भी कर रहे हैं और सभी प्रश्नों का 100% आप सभी जवाब दे रहे होंगे। वो कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ तो मिल जाता है और काफ़ी खुशी मिलती है कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है। जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, जो आपने गोल सेट किया है वो आप जल्द से जल्द अचीव कर लें। इससे बड़ी खुशी इस चैनल के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ये चैनल एक बहुत सारे छात्रों का एक परिवार की तरह पूरा है, तो इसमें कोई भी छात्र अगर सफल होता है तो वो दिन काफ़ी ज़्यादा खुशी का दिन होता है इस चैनल के परिवार के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन सच में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और कोई प्रॉब्लम होती है एग्जाम रिलेटेड या कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी क्वेश्चन जो है आपका मैचिंग वाला है और सूची 1 में यहाँ पर देख सकते हैं ई अभिक्रम दिए गए हैं, यानी कि ई लर्निंग से रिलेटेड कुछ यहाँ पर कुछ विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं जिसको आपको सूची 2 में उसके विवरण के साथ मिलान करना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से ही अपना आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। और ये भी प्रश्न जो है यूजीसी नेट नवंबर 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आप सभी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करें। तो आइए हम इसे मैच करते हैं। तो देखिए सिंपली यहाँ पर दिया गया है आपका पहले विद्वान, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये जो है आपका मैच हो जाएगा पहले के साथ। यहाँ पर संपूर्ण मूल शोध प्रबंध ई बुक्स और जर्नल का ये एक भंडार है। तो अब इसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो इसमें ऑप्शन में इस तरीके से मेंशन नहीं किया गया, ई विद्वान करके इस प्रकार से ये लिखा जाता है। विद्वान ये आपका होगा, ये वह है, सॉरी विद्वान ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको समझने योग्य जो पॉइंट्स है उसे समझते हुए चलिए। ई लर्निंग ये बेसिकली आपका प्लेटफॉर्म है, जैसे बहुत सारे हैं, स्वयं प्रभा है, मूक है, उसी प्रकार से ये विद्वान जो है एक लर्निंग पोर्टल है जिसे विशेष रूप से शोध छात्रों और विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों, नीति निर्माताओं के लिए डिजाइन किया गया है।
और पोर्टल उपयोगी डेटाबेस को जो है रखता है, जो देश में विशेषज्ञों से साथियों, संभावित सहयोगियों, वित्त पोषण एजेंसियों के नीति निर्माताओं और शोध विद्वानों को जानकारी प्रदान करने में सहायक होगा। तो बेसिकली जो शोध छात्र होते हैं या जो रिसर्चर होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, जो नीति निर्माता होते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली आपको इतना क्लियर हो गया कि ई विद्वान क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो उनके लिए भी ये बताया, जिनको पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद से सेकंड जो आपका है डिजी लॉकर, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा? तो डिजी लॉकर जो है आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। शीर्ष वैज्ञानिक शोधार्थियों का डेटाबेस है एक प्रकार का, यहाँ पर अपने वो डेटा को सेफली रख सकते हैं डिजी लॉकर में। और बहुत सारे लोग जो है डिजी लॉकर को इस्तेमाल भी करते हैं अपने डॉक्यूमेंट और भी सारी चीज़ों को रखने के लिए। प्ले स्टोर पे ये मिल जाता है आपको। फिर उसके बाद से है साक्षात, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा? ये आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। दस्तावेजों एवं प्रमाणकों के जारी करने तथा सत्यापन के लिए एक ई प्लेटफॉर्म है आपका साक्षात। और उसके साथ साथ डी जो लास्ट में दिया गया शोध गंगा, ये किसके साथ मैच हो जाएगा? ये दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए एक शैक्षिक पोर्टल है आपका शोध गंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सिंपली इस प्रकार से इसको मैच किया होगा। और जैसे हमने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जो कुछ मैं डिटेल आपको बताने का प्रयास किया हूँ, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से क्लियर भी हुआ होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि स्व उद्देश्य प्रतिदर्श के बारे में इनमें से कौन सा कथन इसके आशय को संसूचित करने में पूरी तरीके से असमर्थ है? ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। गुणात्मक शोध में व्यक्तियों के चयन हेतु स्व उद्देश्य प्रतिदर्श एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है। तो ये जो है आपका स्व उद्देश्य प्रतिदर्श के बारे में इन सभी विकल्पों में से या कथनों में से इसके आशय को संसूचित करने में असमर्थ पूरी तरीके से होता है, बाकी तो समर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शोध साहित्य में कमियों की पहचान करना अनुसंधान प्रश्नों की पहचान का प्रमुख तरीका है। इस संदर्भ में शोध साहित्य में कमियों की पहचान का अर्थ क्या है? ये आपको इन सभी कथनों में से बताने का प्रयास करना और सही विकल्प आपको इन चारों विकल्पों में से चुनने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका पहला, और इसके साथ ही साथ तीसरा हो जाएगा। न्यूनतम रूप में कृत अनुसंधान या अनुक्षेत्र को चिन्हित करना, इसके साथ साथ अनुसंधान के क्षेत्र में असंगत निष्कर्षों की पहचान करना, ये जो है शोध साहित्य में कमियों की पहचान करना अनुसंधान प्रश्नों की पहचान का प्रमुख तरीका होता है। ये दोनों ये आपको याद रखना है। ये शोध कमियों की बात की जा रही है, न कि कर्मियों की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बताया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बोलते हुए सोचने की पद्धति इन चारों विकल्पों में से क्या है? ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो ये जो है आपका अधिगमनकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त एक प्रकार की तकनीक है। बोलते हुए सोचने की पद्धति क्या है? आपको दिमाग में याद रखना है कि अधिगमनकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच करने के लिए एक प्रकार की तकनीक होती है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने बी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है? ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि प्रतिभागी प्रेक्षण इन सभी विकल्पों में से किसका अंश है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभागी प्रेक्षण जो है निर्जातीय शोध का जो है यहाँ पर अंश है, ये आपको याद रखना है। और ये प्रश्न जो है आपका जून
2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इस नृजातीय शोध के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो देखिए, आपको हमेशा याद रखना है कि यह एक संस्कृति के अध्ययन और वर्णन की प्रक्रिया है। क्या? नृजातीय शोध, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ यह अध्ययन के तहत एक समुदाय की अतरंग छवि प्रदान करता है और शोधकर्ता उस विशिष्ट समुदाय में जा सकता है और वहां रह सकता है जहां शोध का संचालन और संस्कृति और उनके शैक्षिक प्रथाओं का अध्ययन किया जाना होता है। तो आई होप कि ये जो नृजातीय शोध है वो आपको समझ में आया होगा। 2-4 लाइन में मैंने बताने का प्रयास किया है। ये अपने आप में एक पूरी तरीके से इनको आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन मैंने कुछ जो पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अब नृजातीय शोध आ जाए तो आपको दिमाग में क्लियर ना हो, तो इसलिए कि ताकि एक समझ यहाँ पर हो। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि शोध में साहित्य चोरी है। क्या है शोध में साहित्य चोरी? चोरी तो हम सभी को पता है, कई तरह की चोरी होती है। साहित्य की चोरी का मतलब किसी ने मेहनत किया, कुछ मेहनत करके आर्टिकल लिखा या रिसर्च लिखा, तो उसको किसी ने कॉपी पेस्ट करके अपने रिसर्च में इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया, या तो और भी कई तरह की चोरी होती हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, शोध में साहित्यिक चोरी क्या है, इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना। तो जो मैंने अभी बात बताई वही बात है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कुछ डेटा इकट्ठा कर कुछ लिख रहे हैं, फिर किसी ने उसी फील्ड से है या उसी सब्जेक्ट से उसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है और वो क्या कर रहा है कि आपकी की गई मेहनत को कॉपी करके पेस्ट करके इस्तेमाल कर लेता है, तो ये आपका होता है शोध में साहित्यिक चोरी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है? बेसिकली ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थियों की आकांक्षा का स्तर क्या है? वो आश्रित चर है। देखिए, चर के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, ऐसे ही प्रश्न आया था, तो उम्मीद है कि आपको आश्रित चर जो है याद होगा और आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषीय परीक्षण जो है क्या है? ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण जो है किसी शोध प्रतिवेदन में जो है क्रांतिक भाषीय परीक्षण है, ये आपको याद रखना है। क्या? नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण जो है किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषीय परीक्षण होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा और 2 नंबर यहाँ पर आपके बन जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा वीडियो पूरी तरीके से समाप्त होता है और इस वीडियो में हमने 10 प्रश्नों को जो है कवर करने का प्रयास किया लगभग 18 मिनट में। बाकी जो है इसके बारे में मैं बताऊंगा और उम्मीद है ये सेशन जो है आपको अच्छे तरीके से पसंद आया होगा और 10 में से 10 क्वेश्चन आप सभी ने सही किया होगा, ये मैं पूरी तरीके से भरोसा कर रहा हूँ आप सभी पे। एक आध क्वेश्चन नहीं सही हुआ कोई बात नहीं, उस प्रश्नों को जो है आप फिर से अटेम्प्ट करिए, उसके बारे में डिटेल निकालिए, पढ़िए। ये सही तरीका होता है। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड डिटेल्स निकालिए और पढ़िए, उसके बाद से उसको सॉल्व करिए ताकि वहां से कैसे भी प्रश्न तोड़ मरोड़ के एग्जामिनर द्वारा बनाया जाए आप उसे अच्छे तरीके से हल कर लें। और वीडियो का सेशन कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। और 2 दिन से मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं किया, कमेंट जो है आ रहे थे कि सर 2 दिन से आपने वीडियो प्रोवाइड नहीं किया। तो मैं बता दूं कि बहुत दिन हो गए थे मुझे बाहर कहीं घूमे हुए, तो मैं चला गया था पास में ही जो है आई थिंक 150 किलोमीटर के आसपास होगा मिर्ज़ापुर घूमने, और उसका वीडियो आपको जो सेकंड चैनल हमारा है संदीप एलजेड उस पर आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो मैं घूम के आया, थोड़ा सा माइंडली रिफ्रेश भी हो चुका हूं, तो अब कंटिन्यूस आपको वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। और देखिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन का ये बटन होता है
उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।